प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। जैसे कल हमने टॉपिक किया था कि भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास, तो आइए अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो करने जा रहे हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण जो है वो किन को आधार मानकर किया गया। यानी हमारा क्वेश्चन है भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। तो भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कैसे हुआ, सामान्य विवेचन क्या था उसका, कि बारोपीय परिवार की आर्य शाखा बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा थी और सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं उन्होंने भाषा तत्वों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। यानी बारोपीय परिवार की आर्य शाखा बहुत महत्वपूर्ण शाखा थी। यानी आर्य शाखा जो थी वो किस परिवार की थी? बारोपीय परिवार की थी। बारोपीय परिवार की आर्य शाखा महत्वपूर्ण थी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा तत्वों को आधार मानकर इसका वर्गीकरण 3 उपशाखाओं में किया। यानी आर्य भाषाओं का वर्गीकरण 3 उपशाखाओं में हुआ भाषा तत्वों को आधार मानकर। इनका वर्गीकरण जो है वो ऐतिहासिक रहा, यानी इतिहास को साक्ष्य मानकर उन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार का रहा। उसका जो मुख्य आधार रहा वो उच्चारण और व्याकरणिक कोटि। उच्चारण और व्याकरणिक कोटि को आधार मानकर उन्होंने इसका वर्गीकरण किया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण इस प्रकार है, इन्होंने 3 उपशाखाओं में इसको बांटा, बहिरंग उपशाखा, मध्यवर्ती उपशाखा और तीसरी अंतरंग उपशाखा। यानी 3 उपशाखाओं में आर्य भाषा का वर्गीकरण किया, बहिरंग उपशाखा, मध्यवर्ती उपशाखा और अंतरंग उपशाखा। तो बहिरंग जो थी उसमें 3 वर्ग थे। पहला था पश्चिमोत्तर वर्ग जिसके अंतर्गत लहंदा और सिंधी भाषाओं को सम्मिलित किया गया। बहिरंग उपशाखा में पश्चिमोत्तर वर्ग के अंतर्गत लहंदा और सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया। इसके बाद दूसरा था इनका दक्षिणी वर्ग जिसके अंतर्गत केवल एक भाषा रही, मराठी। यानी बहिरंग उपशाखा के अंतर्गत दक्षिणी वर्ग में मराठी उपभाषा रही। इसके बाद तीसरा वर्गीकरण पूर्वी वर्ग इन्होंने बनाया जिसमें बंगाली, उड़िया और बिहारी इन 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। यानी इसको देखें ध्यानपूर्वक कि बहिरंग उपशाखा को पश्चिमोत्तर वर्ग, दक्षिणी वर्ग और पूर्वी वर्ग 3 उपशाखाओं में बांटा। पश्चिमोत्तर में लहंदा सिंधी, दक्षिण में मराठी और पूर्वी में बंगाली, उड़िया और बिहारी। तो अब दूसरे की बात करते हैं, मध्यवर्ती उपशाखा। इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी को शामिल किया गया, केवल पूर्वी हिंदी को शामिल किया गया। तीसरा था अंतरंग उपशाखा। इसके अंतर्गत 5वां जो वर्ग था वो था केंद्र वर्ग जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीली, खानदेशी और राजस्थानी भाषाओं को सम्मिलित किया गया। यानी अंतरंग उपशाखा के अंतर्गत केंद्र वर्ग में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीली, खानदेशी और राजस्थानी बोलियों या भाषाओं को सम्मिलित किया गया। इसके बाद इन्होंने एक पहाड़ी वर्ग अंतरंग उपशाखा के अंतर्गत छठा जो था वो पहाड़ी वर्ग बनाया जिसके अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी इन 3 भागों को इसमें सम्मिलित किया गया। ये था जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन के वर्गीकरण के बाद आइए हम देखते हैं दूसरा वर्गीकरण, सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण। तो सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण किस प्रकार रहा, देखें। इन्होंने पूरे वर्ग को 5 भागों में इसने बांटा, उदीच्य वर्ग, प्रतीच्य वर्ग, मध्य देशीय वर्ग और प्राच्य वर्ग और दाक्षिणात्य वर्ग। यानी 5 वर्गों में
आर्य भाषाओं का इन्होंने वर्गीकरण किया, सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो आइए देखें कि कौन कौन सी भाषाओं को सम्मिलित किया गया। तो उदीच्य वर्ग, उदीच्य वर्ग का मतलब होता है उत्तरी वर्ग, उदीच्य उत्तरी वर्ग। इसके अंतर्गत सिंधी, लहंदा और पंजाबी भाषाओं को सम्मिलित किया गया। इसके बाद प्रतीच्य वर्ग यानी पश्चिमी वर्ग, पश्चिमी वर्ग के अंतर्गत गुजराती और राजस्थानी भाषाओं को सम्मिलित किया गया। इसके बाद तीसरा वर्गीकरण मध्य देशीय वर्ग, इसके अंतर्गत केवल और केवल एक भाषा पश्चिमी हिंदी का इसमें वर्गीकरण किया गया। इसके बाद नंबर 4 पे प्राच्य वर्ग यानी पूर्वी वर्ग। तो इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, बंगाली और असमिया, इन भाषाओं को सम्मिलित किया गया प्राच्य वर्ग के अंतर्गत। इसके बाद लास्ट है इनका दाक्षिणात्य वर्ग यानी दक्षिणी वर्ग, जिसके अंतर्गत केवल और केवल मराठी भाषा को सम्मिलित किया गया। यानी सुनीति कुमार चटर्जी ने 5 वर्गों में इसको विभाजित किया, जिसके अंतर्गत उदीच्य वर्ग, उत्तरी वर्ग, सिंधी, लहंदा, पंजाबी सम्मिलित। दूसरा वर्ग प्रतीच्य वर्ग, पश्चिमी वर्ग, जिसके अंतर्गत गुजराती और राजस्थानी भाषाओं को सम्मिलित किया गया। तीसरा था मध्य देशीय वर्ग, जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी को सम्मिलित किया गया। नंबर 4 पे है प्राच्य वर्ग यानी पूर्वी वर्ग, जिसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, बंगाली और असमिया भाषाओं को सम्मिलित किया गया। और नंबर 5 पे था दाक्षिणात्य वर्ग यानी दक्षिणी वर्ग, जिसके अंतर्गत केवल और मराठी भाषा को ही सम्मिलित किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण के बाद आइए अब हम देखते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण। यानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है भाषा विज्ञान की दृष्टि के अनुसार। तो आइए हम इसका वर्गीकरण देखें। इन्होंने आर्य भाषाओं को 5 भागों में विभाजित किया। यानी भोलानाथ तिवारी ने 5 भागों में, उपभागों में इसको विभाजित किया आर्य भाषाओं को। तो एक एक पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इन्होंने शोरसेनी या मध्यवर्ती, यानी मुख्य बात यह है कि भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण के अंतर्गत 2 नाम मिलेंगे। तो पहला है शोरसेनी या मध्यवर्ती, इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, इन भाषाओं को सम्मिलित किया गया। यानी शोरसेनी मध्यवर्ती के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती को सम्मिलित किया गया। इसके बाद दूसरा है मागधिया या पूर्वी, मागधिया या पूर्वी, इसके अंतर्गत बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, इन भाषाओं को सम्मिलित किया गया। इसके बाद तीसरा है अर्धमागधी या मध्य पूर्वी, इसके अंतर्गत केवल और केवल पूर्वी हिंदी को सम्मिलित किया गया। इसके बाद है नंबर 4 पे महाराष्ट्री या दक्षिणी, इसके अंतर्गत केवल और केवल एक भाषा मराठी को सम्मिलित किया गया। नंबर 5 पे इन्होंने कहा कि ब्राह्मण या पेशाची या पश्चिमोत्तरी, इसके 3 नाम हैं, ब्राह्मण, पेशाची या पश्चिमोत्तरी। इसके अंतर्गत उन्होंने सिंधी, लहंदा, पंजाबी भाषाओं को सम्मिलित किया गया। ये था डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण। एक बार फिर से इन्होंने आर्य भाषाओं को 5 भागों में वर्गीकृत किया। शोरसेनी मध्यवर्ती, मागधिया या पूर्वी, अर्धमागधी या मध्य पूर्वी, महाराष्ट्री या दक्षिणी, ब्राह्मण, पेशाची या पश्चिमोत्तरी। ये था इनका महत्वपूर्ण वर्गीकरण। आर्य भाषाओं के जो विद्वानों द्वारा जो वर्गीकरण थे, उसके बाद हम बात करते हैं जो सर्वमान्य मत रहा, यानी जो सभी को मान्य रहा, वो कौन सा था और किस आधार पर वो था। तो उत्पत्ति एवं क्षेत्रीय आधार पर, उत्पत्ति और क्षेत्रीय आधार की दृष्टि से वर्गीकरण जो रहा वो सर्वमान्य वर्गीकरण रहा, जो ये वर्ग है। सर्वमान्य वर्गीकरण के अंतर्गत आर्य भाषाओं को 5 वर्गों में सम्मिलित या बांटा गया, 5 भागों में इसको बांटा गया।
नंबर 1 पर प्रथम वर्ग, जिसके अंतर्गत पश्चिमोत्तर भाषाएं हैं, जिसमें लहंदा, पंजाबी, पहाड़ी, कश्मीरी को सम्मिलित किया गया। द्वितीय वर्ग, जिसके अंतर्गत पश्चिमी भाषाएं हैं, जिसमें सिंधी, राजस्थानी, गुजराती इन भाषाओं को सम्मिलित किया गया। तीसरा वर्ग रहा तृतीय वर्ग, जिसके अंतर्गत केंद्रीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया, जिसमें पश्चिमी हिंदी सर्वप्रमुख रही। इसके बाद नंबर 4 पे चतुर्थ वर्ग, जिसमें चतुर्थ वर्ग में पूर्वी वर्ग को सम्मिलित किया गया। पूर्वी वर्ग या पूर्वी भाषाएं, जिसमें पूर्वी हिंदी, बिहारी, बंगला, असमी, उड़िया को सम्मिलित किया गया। इसके बाद लास्ट पंचम वर्ग, इसमें दक्षिणी भाषाओं को सम्मिलित किया गया, जिसके अंतर्गत केवल और केवल मराठी की बात हुई। तो ये था उत्पत्ति एवं क्षेत्रीय आधार के दृष्टिकोण से सर्वमान्य वर्गीकरण। एक बार फिर से इसको 5 वर्गों में बांटा गया। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग। प्रथम वर्ग के अंतर्गत पश्चिमोत्तर भाषाएं हैं, लहंदा, पंजाबी, पहाड़ी, कश्मीरी। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पश्चिमी भाषाएं थी, जिसमें सिंधी, राजस्थानी और गुजराती। तृतीय वर्ग में केंद्रीय भाषाएं, जिसमें पश्चिमी हिंदी को सम्मिलित किया गया। चतुर्थ वर्ग के अंतर्गत पूर्वी वर्ग, जिसमें पूर्वी हिंदी, बिहारी, बंगला, असमी और उड़िया को सम्मिलित किया गया। और लास्ट था पंचम वर्ग, जिसमें दक्षिणी भाषाएं थी और इसमें केवल और केवल एक भाषा मराठी भाषा को सम्मिलित किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आर्य भाषाओं का वर्गीकरण।